नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। देखिए, अब तक ये जो वीडियो के जरिए जो भारतीय अवाम ताकत दल और मैं अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में भारतीयता का माहौल लाने के लिए करीब 600 से अधिक वीडियो हो गए होंगे और मैं समझता हूं कि ये 600 से अधिक वीडियो अब हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन के पास पहुंच जाए और इस पर वो थोड़ी गंभीरता से चिंतन मनन करें तो भारतीयता के माहौल को लाने में प्रचार प्रसार करने में, उसको अपनाने में बहुत मदद मिलेगी। ये तो जो और भी वीडियो जो जारी हो रहे हैं वो मात्र इसलिए कि ये बताने के लिए कि जिनको आप अपने सर पे बिठाते रहे हैं चुन करके, वो इस देश के नहीं हैं, वो सिर्फ शोषण के लिए हैं, साधनों का और आवाम का भी, और आवाम के हितैषी वो कतई नहीं है। और जहाँ तक हमारा प्रश्न है, मैं आप लोगों के सामने ये कहना मैं चाहूँगा, स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमको किसी पैसा रुपया सत्ता की लिप्सा बिल्कुल नहीं है। अब कोई यकीन करे न करे ये उसका अधिकार है और ख़ास करके ऐसे माहौल में तो लोग शायद इसका उपहास भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। ईश्वर की कृपा से मैं ऐसे माहौल में पैदा हुआ, देहात में शिक्षा ग्रहण की और उसी ईश्वर के आशीर्वाद से कुछ ऐसे लोगों की जीवनी से मेरा सामना हुआ। सबसे पहले तो कार्ल मार्क्स का जो साम्यवाद है कम्युनिज्म से, और जो कुछ क्रांतिकारी लेखक जे रूसो और इस प्रकार से एक हुमायूं कबीर करके इतिहासकार थे, और फिर स्वामी विवेकानंद ने जो अपने भारतीय दर्शन का परिचय करवाया वहाँ शिकागो जो अमेरिका में, तो वो 8 वॉल्यूम में है, उसको भी पढ़ने का मौका मिला। और फिर देश के प्रति थोड़ा सा चिंतन ये हुआ कि मेरे मन में जो बात लोग कहते हैं कि 15 अगस्त को आज़ादी मिली, फिर यह भी कही 15 अगस्त को देश भी बटा और जब ये 25 से 30 लाख लोगों की जान गई
और 3 करोड़ से ऊपर घर उजड़े। ये सवाल अपने आप में इतना अजूबा और दुख देने वाला था कि हमको दिन रात जो है वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हांड करना, कौंधना हमेशा आए, यानी हमको बराबर अशांत करता रहा। तो बाद में आप लोग देख रहे हैं कि जो हकीकत सामने है कि भाई ये दोनों ये जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी ने सिर्फ नेहरू को सत्ता दिलाने के लिए कितनी बड़ी साजिश की, और उससे भी बड़ी साजिश ये इसका इल्ज़ाम किसी और के मत्थे पर, जिन्ना साहब के मत्थे पर। जिन्ना की बस गलती इतनी ही मानी जा सकती है कि जब वो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी उन्होंने ठोका था तो वो पीछे हट करके एक टुकड़े पर कैसे मान गए। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। सत्ता के हकदार तो वो सरदार पटेल भी थे, लेकिन उनको यदि नहीं मिला तो आगे वो थोड़ी बढ़े। तो इस प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में यदि जिन्ना साहब ने दावा किया था तो वो बिल्कुल सही था। और जैसा कि वो एपिसोडों में बताया गया है कि देश की जनता उन्हीं के पक्ष में थी, लेकिन उनका पीछे हट करके एक टुकड़े पर जो है मान जाना इन सबों की साजिश को सफल कर देने के बराबर है। और वो भी देश के मामले में बिल्कुल अक्षम है। तो खैर, और इसके बाद ये हुआ कि भाई हमारे कुछ अमर शहीदों ने जान भी दी थी। तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह, रानी लक्ष्मीबाई, सुब्रमण्यम भारती, रानी चंद्रिमा, रानी गडलियू, इन लोगों का जीवन वृत्ति, लाइफ हिस्ट्री, और इन लोगों के यानी देश के लिए और देश की आज़ादी के लिए कितनी कठिनाइयों, कितनी दुश्वारियों, यानी मतलब कि न्यूमरस डिफ़िकल्टीज, एडवर्सिटीज़ और ट्रायल्स एंड ट्राइबुलेशंस, इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी अपने मुल्क परस्ती का जज्बा उन्होंने कायम रखा। और जो जरूरत पड़ी तो अपना सर्वस्व, प्राण सही सर्वस्व जो है, सहर्ष जो है भारत माता की बलवेदी पर न्यौछावर भी कर दिया। तो ये उनकी जीवन वृत्ति का अध्ययन करने से के पश्चात ये अनुभव हुआ। और इन बातों, इन तथ्यों से और इन हकीकतों से हम रूबरू हुए, मेरा सामना हुआ, मेरा पाला पड़ा। और फिर दूसरी ओर एक ओर तो हमारे इन अमर शहीद बिल्कुल मुल्क परस्ती के जज्बे से, निस्वार्थ के जज्बे से अपनी जान दे रहे हैं इस मुल्क की आज़ादी की खातिर। दूसरी ओर ये दोनों गद्दार जो है, इनको पता था कि अंग्रेज जाने वाले हैं। और खास करके जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 के आसपास, और अब तो ये भी तथ्य है कि सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी, उसमें से उसके 68,000 सैनिकों में से 28,000 सैनिक वो अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए और अंग्रेजी सेना को हराते हुए, यानी रंगून से हराते कोहिमा जो कि नागालैंड की राजधानी है, वहाँ तक खदेड़ते हुए आ गए थे। तो 68,000 सैनिकों में से 28,000 सैनिक जो है वो शहीद हो गए बेचारे। और उनकी शहादत जो है बहुत रंग लाई। और उसी को देख करके भारतीय सेना में, खास करके रॉयल इंडियन नेवी में, और फिर इसके बाद जो थल सेना है उसमें भी बगाव शुरू हो गई। और तीसरा है कि जब जो ये लाल किले में जो युद्धबंदी थे INA के, आज़ाद हिंद फौज के, जो मुकदमा चलने लगा, उसमें भी बहुत बड़ी एकता आई।
तो इससे अंग्रेज अब वो हिल गए। और वैसे भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो बहुत ही टूट चुके थे आर्थिक रूप से वैसे भी, तो वो जाने का मन वो बना चुके थे। इस बात को ये दोनों जो दोनों गद्दार हैं, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, इन सबों ने सूंघ लिया, भांप लिया, और तभी से ये साजिश करने लगे कि सत्ता सिर्फ जो है वो नेहरू को मिले। यही इसका लबे लुबाब है, देश को बांटने का और देश की दुर्दशा का। और ये 25 आज़ादी के नाम पर 25 से 30 लाख हमारे अपने ही भारतीय भाई बहनों का जो खून बहा, जो उनकी जानें गई, और 3 करोड़ से ऊपर जो घर उजड़े, उसके पीछे यही दोनों है। और खासकर इस गांधी और नेहरू को मालूम था कि यदि देश बटेगा तो आबादियों का हस्तांतरण भी होगा। सारा जो नुकसान हुआ है आबादियों के हस्तांतरण में, उसमें इतना वैमनस्य फैल गया कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और आपस में ही वो लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ इस देश की आज़ादी के लिए कंधे से कंधा मिला करके वो आज़ादी की जंग लड़ी थी, वही लोग आपस में कुछ ही दिनों के बाद, यानी वो इस रूप में सामने आ गया कि एक दूसरे के खून के प्यासे होकर के आपस में कट मर के और 25 से 30 लाख लोगों की जानें इसमें गई। ये बात जो है इन दोनों गद्दारों को मालूम थी। और खास करके नेहरू तो जानबूझ करके एक टुकड़ा भारत में से वो निकलवाना चाहता था, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय जो ताकतें हैं, साम्राज्यवादी ताकतें हैं, वो जो है इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकें। और वो 100% बाद में वो साबित भी हुआ, चरितार्थ भी हुआ कि जो पाकिस्तान का टुकड़ा निकला वो भारत का पड़ोसी बन के नहीं रहा, वो भारत के खिलाफ हमेशा इस्तेमाल होता रहा। काफ़ी समय तक वो अमेरिका के द्वारा, अब अमेरिका से यदि अब उसका उतनी बात नहीं बन पा रही है तो अब चीन के द्वारा। ये बात उस गद्दार नेहरू को मालूम थी। तो पाकिस्तान जो निकला है तो सिर्फ एक पड़ोसी के रूप में नहीं, भारत के खिलाफ एक बहुत खतरनाक हथियार के रूप में भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों के द्वारा। तो इतने सब खतरनाक थे। बाद में तो मुल्क के साथ कितनी गद्दारियां की कश्मीर को लेकर के, और भारत की जो जमीन इसने दे दिया गद्दार नेहरू ने। और फिर इसके पहले इन दोनों ने मिलकर के, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में किस तरह से दोनों ने साजिशें की मिलकर के सुभाष बाबू के खिलाफ। और ये बहुत बड़ी दुख देने वाली बात, और ये प्रत्येक देशवासी को जानने की जरूरत है, और जानने की जरूरत है। इन सबों ने जो अपने चाटुकार इतिहासकारों से या वामपंथियों से जो इतिहास लिखवाया, पूरे इस तथ्य को ढकते हुए इन सबों ने अपने अपने पक्ष में, अपने महिमा मंडन के लिए, अपने सारे पापों को ढकने के लिए ये इतिहास लिखवाया। अब ऐसे भी तथ्य आए हैं कि जो कांग्रेस के पास उस समय वो 137 करोड़ रुपए थे, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ये बने थे, कुछ सोच रहे थे कि भाई जब इतना पैसा है तो यदि अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई सेना भी खड़ी करनी हो तो ये धन जो है काम में आ सकता है। तो बाद में इन दोनों ने मना कर दिया। पता चला कि ये पैसा जो है, वो लोग बोलते थे कि जमुनालाल बजाज वगैरह इन लोगों ने फाइनेंस किया। ऐसा नहीं था, ये काफ़ी पैसा अंग्रेज़ों ने ही दिया था इसको। तो उस कांग्रेस को फाइनेंस करने वाली भी वो अंग्रेजी सरकार थी। अब समझ जाइए कि जिस संगठन को अंग्रेजी सरकार खुद फाइनेंस कर रही है,
वो संगठन कभी उसी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है वो युद्ध करेगा। आज़ादी की लड़ाई वो लड़ेगा वो। ये धोखा है। ये उसी प्रकार है ना, जैसे कि किसी मिल या कारखाने में जो काम करने वाले मजदूर होते हैं, उनका कर्मचारी होते हैं, उनका एक नेता होता है। नेता को कर्मचारी और जो मजदूर बेचारे समझते हैं कि ये हमारा नेता है, ये हमारी बात करता होगा, हमारे हितों की रक्षा करता होगा। लेकिन यथार्थ यह रहता है कि वो एजेंट रहता है मिल या कारखाने मालिक का। और जब भी कोई बात आती है और मजदूर और कर्मचारी बोलते हैं कि हम हड़ताल कर देंगे, मिल बंद कर देंगे, तो जाकर के उनसे ये कहता है कि सर, ये दो तीन मुद्दे आप हल कर दीजिए और बाकी तो मैं देख लूँगा। और आकर के कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर रेवड़ी बांट करके देखो हमने ये किया, वो किया, और हमेशा जो है वो शांत करता था। ठीक यही मुखबिरी और दलाली की भूमिका कांग्रेस ने की। जब भी हमारे देश की जनता और हमारे भारतीय भाई बहन अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म सितम से उब करके आंदोलन पर उतारू होने के लिए या आंदोलन करने के लिए तैयार होती थी, आंदोलन जो है खड़े भी किए गए। इतिहास गवाह है कि कैसे कैसे साजिश करके ये मोहनदास करमचंद गांधी तीनों आंदोलनों को रफा दफा करा दिया। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो 1919 से लेकर 1922 वाला, चाहे 1930-31 वाला जो है आपका सैन्य अवज्ञा का हो, और चाहे 1942 का वो भारत छोड़ो में ये नाटक किया कि करो या मरो, डू या डाई। लेकिन इसके बाद वो कहीं पता नहीं चला उसका। जब सभी अरेस्ट हो गए, इसके बाद सब अपने घरों में छिप गए और ऐसे ही सब रहा। तो अब इन अमर शहीदों की जीवन गाथा पढ़ा, तो फिर इसके बाद फिर नौकरी में आए। नौकरी तो माने भारत के जहाँ हो सका माने कोने में, माने पूर्वोत्तर भारत में, दक्षिण भारत के केरल में भी सर्विस किया, कर्नाटक में भी किया, गुजरात, मध्य प्रदेश, जगह जगह माने काम करने से ये थोड़ी अपने देश के प्रति जिसे जब केरल गया तो अनुभव हुआ कि अरे हमारा देश यहाँ तक है। हमारा सीना जो है ये देख करके चौड़ा हो गया। और मैं वहाँ भी लोगों में, यहाँ तक नौकरी के दौरान, देश की एकता के लिए, हिंदी के महत्व के लिए लोगों को, हालांकि मैं अधिकारी था लेकिन समझाता गया। तो देश के कोने में नौकरी करने से, हालांकि मैं संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा मैं सिलेक्टेड था, इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो इस तरह से भी अपने देश के प्रति एक स्वाभाविक एक प्रेम मेरे मन में रहा। और फिर जब रिटायरमेंट का वक्त आया तो फिर ये मन में ये रहा कि भाई आखिर देश में इतनी तकलीफ़ क्यों है, क्या बात है। बहुत मैं चिंतन में था और अंत में इसी निष्कर्ष पे आया। देखिए, चिंतन और चिंता, अब जैसे देखिए महापुरुषों से तुलना, मैं मानता हूँ कि महापाप होता है, लेकिन महापुरुषों ने जो रास्ता दिखाया है, जो नसीहतें दी हैं, जो उपदेश दिए हैं, उनसे सीख लेना और उसको जीवन में उतारना ये आवश्यक होता है। महात्मा बुद्ध जो थे तो वो राजघराने में पैदा हुए थे। सारे ऐश्वर्य उनके चरणों में था। उनका विवाह भी हो गया था। उनकी धर्मपत्नी भी बेहद सुंदर थी। एक पुत्र भी था, राहुल।
ये सब कुछ जब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत वो लकड़ी लेकर के और माने कमर झुका के जा रही है, तो पूछा कि भाई कि ये कौन है? तो किसी ने बताया कि मनुष्य जो है इस दशा को भी प्राप्त होता है। फिर कुछ दिनों बाद एक शव को कुछ लोग ले जा रहे थे, फिर पूछा भाई कि ये कौन है? क्या है कि ये अंतिम गति को मनुष्य ही प्राप्त होता है। ये दोनों स्थितियां जो हैं काफ़ी उनके मस्तिष्क में यानी उनको बेचैन करने लगी, अशांत करने लगी, और इसी पे चिंतन। उनका कहना था कि इस संसार में बहुत दुख है, दुखों का कारण क्या है? वो राजपाट छोड़ दिए और बेचैन होकर के यहाँ वहाँ घूमने लगे, और अंत में घूमते 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 वो बिहार में एक वृक्ष के नीचे, अब तो खैर उसका नाम बोधि वृक्ष हो गया, बोधि ट्री, बहुत मंथन किया, और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे चिंतन करके कि इस संसार में मनुष्यों के दुखों का जो कारण है वो इच्छा है। बात सही है, तृष्णा और इच्छा पर काबू करिए तो काफ़ी दुखों का माने समाधान अंत हो सकता है। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। तो मैं भी हमको ये मतलब कि आखिर लोगों के दुखों का कारण क्या है, हमने भी बहुत विचार किया और एक नतीजे पर पहुंचा। हालांकि अब इससे कुछ लोग सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, ये उनका अधिकार है कि देश में लोगों की तकलीफ का जो मुख्य कारण है वो बिखराव। लोग बिखरे हुए हैं और उस बिखराव में और बिखराव जो है कई रूपों में है। जाति के नाम पर है, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर, अब भाषा के आधार पर जो प्रांत बने उनके नाम पर, फिर इसके बाद तो फिर समूह के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बिखराव ही बिखराव है। कहने को तो संविधान बन गया, संविधान कह रहा है कि हम भारत के लोग, और जो वास्तविक जो नज़ारा रहा, परिदृश्य रहा, ठीक उसके विपरीत और बहुत ही घातक और नुकसान देने वाला। तो ये परिदृश्य किसी को भी बेचैन कर सकता है, बशर्ते उसको इस मुल्क से मोहब्बत हो और इस देश से मोहब्बत हो। तो ये हमारे हृदय को बहुत बेचैन करता रहा। और फिर हमने अपने नौकरी के रिटायरमेंट के 2 साल पहले ही एक अभियान चलाया, व्यक्तिगत तौर पर कुछ लोगों को साथ में लेकर के। राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता, ये पहलू दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, राष्ट्रभक्ति और भारतीय एकता। भारतीय एकता के बगैर राष्ट्रभक्ति का कोई मतलब नहीं है। और राष्ट्रभक्ति के द्वारा ही जो है वो भारतीय एकता काफ़ी मजबूत होगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और इसके बाद ये हुआ कि भाई यदि हमको अपनी बात बतानी है अपनी जनता को, तो कोई अथॉरिटी चाहिए, कोई अधिकार चाहिए ताकि मेरी बात को कोई सुने। तो अथॉरिटी के लिए भाई आपको जनप्रतिनिधि बनना पड़ेगा, और जनप्रतिनिधि के लिए फिर राजनीतिक संगठन। बड़ा संघर्ष की यात्रा रही, कैसे कैसे फिर एक राजनीतिक दल का संगठन किया, फिर उसका पंजीकरण जो है चुनाव आयोग से, तो बहुत लंबा है। लेकिन ये हमारे मस्तिष्क को बराबर ये बेचैन अभी भी कर रहा है कि बिखराव जो है बहुत बड़ा कारण है। लेकिन अब कम से कम प्रयास करने के बाद, कम से कम YouTube के माध्यम से अब ये खबरें आ रही हैं कि समाज के लोग और हर तबके के लोग अब ये महसूस करने लगे हैं कि भारतीय एकता और भारतीयता और भारतीय माहौल इस देश को बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसमें जो सबसे कष्ट का कारण है, जो सामंतशाही सोच के जो कट्टरवादी तत्व हैं, वही जो है सारी समस्याओं की जड़ है।
वो उनको न देश की चिंता है न आवाम की चिंता है। वो अलग अलग स्टिकर जो है वो चिपका लेते हैं अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, कभी राष्ट्रवाद, कभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, लेकिन वो घटिया से घटिया जो है उनका स्वार्थ रहता है। अब और एक इसी संबंध में अच्छा, और कई देशों की मिसाल भी पेश की गई। अब जैसे जापान है। जापान की बात जब आती है तो लोग कहते हैं देखिए साहब, ये जापान जो है कितना आगे है आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से, और व्यापार के रूप में भी यह विश्व का नेता है, वर्ल्ड लीडर है ये। तो लेकिन कोई इस बात पर विचार नहीं करता है कि जो जापान 1945 में अमेरिका द्वारा गिराए गए नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराने के बाद बिल्कुल तबाह हो गया था, जमींदोज हो गया था, वो कैसे खड़ा होकर के इतना मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। कोई बहुत बड़ी ताकत तो रही होगी ना। वो ताकत क्या थी? वहाँ के लोगों में अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति, और इसका उदाहरण पिछले कुछ एपिसोडों में दिया गया है और इस समय भी देना जरूरी है कि एक औसत जापानी से ये पूछा गया कि मान लीजिए कि आपके सामने एक विकट स्थिति हो कि आपका धर्म है, माने बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग होते हैं, और आपके पिताजी हैं। विकट स्थिति इस बात की है कि एक को समाप्त करने पर ही दूसरे को बचाया जा सकता है। तो ऐसी विकट स्थिति में आप क्या करेंगे? तो वो जापानी कहता है कि हम अपने पिताजी के कीमत पर, यानी पिताजी को समाप्त करके अपने धर्म, बौद्ध धर्म को बचाएंगे। और फिर उससे एक और इससे भी अधिक विकट सवाल किया गया। मान लीजिए आपके सामने इससे भी और एक विकट स्थिति यह है कि आपके समक्ष आपका राष्ट्र जापान है और आपका धर्म ये बौद्ध धर्म है, और उसमें भी शर्त यही है कि एक की समाप्ति पर ही दूसरे को बचाना संभव है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? तो बोला कि हम और भी जल्दी करेंगे, और भी देर नहीं करेंगे, हम अपने बौद्ध धर्म को समाप्त करके अपने देश को बचाएंगे। जरा अपने यहाँ देखिए, छोट धर्म के नाम पर और भी नाम पर, छोटी छोटी बातों पर देश के हितों को कुचलने के लिए लोग जरा भी संकोच नहीं करते। ये बहुत बड़ा यथार्थ है। तो समझ जाइए ये देश कब तक टिका रहेगा, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो खैर, आज भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों में यही संचार करने आया है कि देश की सर्वोच्चता के आगे कुछ भी नहीं है। मुल्क है तो हम हैं, तो देश है तो हम हैं, और उस देश को बचाना है, देश को मजबूत करना है, और उसमें जो सबसे मजबूत कारक है वो भारतीयता है। और इस संबंध में कुछ सुखद समाचार भी मिल रहे हैं कि कोई उत्तर प्रदेश से भारतीय अवाम ताकत दल को भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात किया, और अपने को शायद वो राजभर एक जातिगत समूह होता है। भारतीय अवाम ताकत दल देखिए जात के नाम पर और उसके नाम पर तो उसी के खिलाफ ही तो ये अभियान चला रहा है। भारतीय अवाम ताकत दल और मैं उन भारतीय भाई बहनों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने को राजभर मत समझिए, आप अपने को सिर्फ भारतीय समझिए, और यही बात सबको समझाइए। वो किसी भी रूप में हो, कितनी भी गरीबी में हो, किसी भी आर्थिक स्थिति में हो,
सभी लोग भारतीय हैं और सबको एक साथ लाना है, सबको गले लगाना है। हालांकि ये काम थोड़ा कठिन है, कुछ लोग अभी भी बोलेंगे नहीं हम तो ठाकुर हैं, फलाने ढिकाने हैं, लेकिन उनको भी समझाया जाएगा। लेकिन उनमें भी लोग आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो धीरे धीरे वो भी आएंगे, सभी आएंगे। और यहाँ तक कि जो 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 और भी भाषा के बोलने वाले हैं, बांग्ला भाषा बोलने वाले, पंजाबी भाषा बोलने वाले हैं, और तमिल भाषा और उड़िया, गुजराती, मराठी और तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, वो लोग भी महसूस करना शुरू कर दिए हैं कि नहीं भाई, हमारा असली वजूद भारतीयता का, हम भारतीय हैं। और यही सीख हमारे उन अमर शहीदों ने दी है, अपनी कुर्बानी दे करके इस मुल्क की आज़ादी की खातिर। तो हम सभी भारतीयों का एक परम कर्तव्य होता है कि उनके संदेश को उनके आदेश को और उनकी प्रेरणा को साकार करने के लिए भारतीयता के माहौल को मजबूत करें और सभी देशवासियों को अपना ही भारतीय भाई बहन समझे, माने और व्यवहार करें। और मुख्य देखिए, जरूरत इस बात की है कि हम इसको विज्ञापन का शिकार न होने दें। इसको प्रचार का इसको प्रचार तो हो, लेकिन दिखावटी, आडंबर, पोस्टरबाजी, इसका शिकार हरगिज न हो। वो सिर्फ हमारे आचरण में, व्यवहार में, हमारे आदत में, संस्कार में यहीं तक सीमित रहे और यहीं तक वो मजबूत रहे। ये परम आवश्यक है। तो और इसी संबंध में एक समाचार ये भी सुनने को मिला कि केरल में कोई स्वास्थ्य मंत्री, ये विजयन सरकार के थे, और उन्होंने ये बयान दिया कि भाई हमने तो जो सेवा की है यहाँ के लोगों को, तो यह मानकर नहीं की है कि ये लोग केरलाइट हैं, हमने तो ये मान किया कि भाई ये लोग भारतीय हैं। इस पर शायद विजयन सरकार ने उनको मंत्रिमंडल से भी और पार्टी से भी निकाल दिया। अब ये निकम्मापनी श्री मोदी जी की है कि किसी को भारतीय कहने पर ये इस तरह का वो हो रहा है, जबकि उसने भारतीय संविधान की शपथ ली होगी विजयन ने। इसलिए इनका पूरी जिम्मेदारी बनती है मोदी जी की उसको 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी जो है उसको उस पद पर रहने न दें और उसको बर्खास्त करके दिखाएं कि भारतीयता क्या है, भारतीय महत्व क्या है, और जो उसका इस तरह से अपमान करे उसके लिए दंड क्या है। लेकिन अफसोस, ये जो कायर किस्म का ये प्रधानमंत्री बैठा है मोदी, और इसने बहुत दुख दिए हैं, और भारतीय माहौल के साथ भारतीयता का इतना बड़ा अपमान होने के बाद भी जो है ये कायरता जो है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और इसके पहले और जो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस, जिसको कि आप लोग कांग्रेस, कुछ लोग कह रहे होंगे, अभी भी लोग कांग्रेस के नाम से, उसका पंजीकरण भी चुनाव आयोग के पास कांग्रेस के रूप में ही है, और ये बीजेपी जो है उसको जीएनपीसी मानने को तैयार नहीं है। वो बस एक दिखावटी, बस परिवारवाद और जो उसका असली करतूत है, चेहरा है, फितरत है, वो देश के साथ गद्दारी। तो देश के साथ गद्दारी को छिपाने के लिए ये बीजेपी वाले चलाते हैं परिवारवाद। ये बहुत बड़ा धोखा है बीजेपी वालों का देश के खिलाफ, कि जो संगठन इस देश के लिए खतरा है उसको जो है सिर्फ परिवारवाद तक ही उसको सीमित करके उसको किस तरह से बचा रहे हैं। तो और इनके और भी नमूने हैं, देश को जानना चाहिए।
ये हर वक्त जो है देश की आज़ादी में का जब भी संदर्भ आता है तो एक सावरकर को प्रस्तुत करते हैं। और गोडसे के प्रति जो है गोडसे जो नाथूराम गोडसे थे जिन पर वो हत्या का आरोप है गांधी महोदय के, तो उसके पक्ष में लगते हैं बहस करने जानबूझ करके कि जब वो गोडसे की बात आती है तो ये देश के जो गद्दार, देश के लिए खतरनाक और देश विरोधी और देश के अभिशाप जो जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस के प्रवक्ता जो है उनको मौका मिल जाता है कि ये बीजेपी जो है गांधी के हत्यारे की पार्टी है, गोडसे की पार्टी। और इस तरह का माहौल बनाने में वो उससे जीएनपीसी को मदद मिलती है, जो जीएनपीसी इस देश के लिए सबसे बड़ी हिस्टोरिकली पूरे इतिहास में इससे बढ़कर कोई अभिशाप नहीं है। उसको एक हथियार मिलता है गोडसे का नाम लेते ही। जबकि वास्तविकता ये है, और भारतीय जनता दल और मैंने इस पर पूरा कायम भी है और यकीन भी है कि यदि उसके मैंने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या की जांच हो, हालांकि इसमें काफ़ी प्रमाण वो नष्ट भी हो गए होंगे, लेकिन फिर भी और भी स्रोतों से जांच हो तो ये हकीकत जरूर सामने आएगी, देश के सामने आएगा कि उस मोहनदास करमचंद गांधी को मरवाने में मुख्य भूमिका उसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू की ही थी। ये वैसे ही है, देश वास्तव देश ऐसे समझे कि जैसे कोई आप लोग फिल्मों के जरिए भी देखते होंगे, आपराधिक फिल्में, कि जिसमें जो अपराधी होता है किसी की सहायता की बदौलत या किसी को सीढ़ी बना करके किसी मकसद को जब हासिल करता है, हासिल करने के तुरंत बाद उस व्यक्ति या उस सीढ़ी को तुरंत वो समाप्त कर देता है कि किसी वक्त भी ये उसके लिए खतरा बन सकता है या मुंह खोल सकता है, ऐसे। तो ये उसके मन में था जवाहरलाल के, भाई ये दोनों मिलकर के कितनी बड़ी साजिश तो किए थे देश के खिलाफ, देश को बांटना। और ये भी बताया गया कि इस नेहरू के पक्ष में कोई था ही नहीं, न कांग्रेस में और न कोई देश में सिवाय इस गांधी के। तो ये कभी भी मुंह खोल सकता है और उस जवाहरलाल नेहरू के लिए खतरा बन सकता है। तो उसको समाप्त करना जो है ये नेहरू के लिए, उस गद्दार नेहरू के लिए आवश्यक हो गया था। तो अब इस नेहरू को बचाने के लिए आरएसएस आई, और आरएसएस बहुत शातिर किस्म का संगठन है। उसने नाथूराम गोडसे को भेजा और ये सिखा पढ़ा करके तुमको कुछ और नहीं करना है, तुम बस यही एक रट लगाते रहो कि हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा, हमने गांधी को मारा। और उस पर एक किताब भी लिख दी कि हमने गांधी को क्यों मारा, ताकि वो नेहरू जो है नेहरू के ऊपर कोई नज़र न जाए, वो जो है, और नेहरू को, उस गद्दार नेहरू को बचाया जा सके। सिर्फ यही काम आरएसएस ने किया। देश ने यह भी देखा कि आरएसएस और नेहरू ने ही मिलकर के 1948 में मस्जिद में जो है प्रभु राम की मूर्तियां रखवाई गई थी। तो और भी प्रकरण मैंने बताया गया था, अब उस पर बात करना ठीक नहीं है, इसलिए कि मुद्दा कहीं और चला जाए। तो ये हमेशा गोडसे की बात करते हैं। सावरकर के विषय में सब जब ये बात उठाते हैं, सावरकर ने भी संघर्ष किया, भारतीय जनता दल की नज़रों में वो भी एक देशभक्त थे। लेकिन कुछ बातों को लेकर के ये जितने भी जीएनपीसी नहीं, जितने भी देश विरोधी प्रवक्ता आते हैं वो घेरते रहते हैं इसको, बीजेपी को। तो इन्हीं सावरकर का नाम लेकर के, गोडसे का नाम लेकर के ये मैंने जीएनपीसी नहीं, देश विरोधी
प्रवक्ताओं को भी और संगठनों को भी ये मौका देते हैं कि वो अपने ऊपर से यानी देश विरोधी और भारत विरोधी गद्दारी के पाप को धुलते रहें। ये कभी भी सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं लेते हैं, भगत सिंह का नाम नहीं लेते हैं, अशफाकुल्ला का नाम नहीं लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम नहीं लेते हैं, खुदीराम बोस का नाम नहीं लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का नाम नहीं लेते हैं, रानी गडलियू का नाम नहीं लेते हैं, रानी चंद्रमा का नाम नहीं लेते हैं, सुब्रमण्यम भारती का नाम नहीं लेते। सिर्फ एक सावरकर और दूसरा गोडसे। यह भी साजिश है इन देश विरोधी ताकतों जो कि जेएनपीसी आदि को अपने पापों को ढकने का, और उसको पाप को ढकने में सबसे बड़ी भूमिका आरएसएस की है। वो पर्दे के पीछे जो है किस तरह से हमने इस जेएनपीसी को बचाता है, यह देश को जानना बहुत जरूरी है। देश ने देखा होगा कि 2014 के आसपास इस बीजेपी ने एक मुहिम चलाई थी, कांग्रेस मुक्त भारत, बहुत इसका हो हल्ला किया, और 2019 के पहले ही, एक साल पहले ही, ये आरएसएस ने कह दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत जो है कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा अवधारणा नहीं है। कांग्रेस भी एक महत्वपूर्ण पार्टी है, देश को आज़ाद करने में भी इसका योगदान रहा है, देश को बनाने में भी इसका योगदान रहा है, इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत ठीक नहीं है। आरएसएस के कहते ही सारे बीजेपी वालों को काटा तो खून नहीं, जो है इनकी जुबान ही बदल गई, एक बये बिल्कुल सुट्ट हो गए, और कांग्रेस मुक्त भारत पर बिल्कुल ये चुप्पी साध ली। तो कैसे कैसे ये आरएसएस जो है इस खतरनाक, ये भारत के खतरनाक संगठन ये जेएनपीसी को बचाती रहती है। अब लोगों को याद होगा कि जो बिहार का जो चुनाव हुआ इस बार, इसके पहले जो बीजेपी हारी थी, तो ऐन मौके पर जो है, हालांकि वो आरक्षण को समाप्त करने की भी बात नहीं करता है, लेकिन कोई ऐसा वक्तव्य इसने दे दिया कि वो उसी वक्तव्य को लेकर के ये समाज विरोधी जो ताकतें, आरजेडी वगैरह, लालू वगैरह जो है, वो पूरा जो है उसको चर्न आउट किया, पूरा मंथन किया, और पूरा जो है वातावरण को विषाक्त बना करके ये सब सत्ता में आए थे, आरजेडी और नीतीश मिलकर के उस समय। तो ये बराबर जो है ये देश विरोधियों को बचाने का काम करती है आरएसएस, और सबसे बड़ा काम करती है इस जेएनपीसी के पक्ष में बचाने का। और इस जेएनपीसी के साथ इसका जो संबंध है बहुत ही शातिराना है, देश समझ नहीं पाता है, आंतरिक गठजोड़ है। और भारतीय वाम ताकत दल का तो यह अध्ययन है, और उस अध्ययन का निष्कर्ष है कि यह सिर्फ रक्षा ही नहीं करती, बल्कि ये आरएसएस जो है उस जेएनपीसी का कैट स्पा, बिल्ली का पंजा है। कैट स्पा या बिल्ली के पंजा से तात्पर्य यह है कि वो शख्सियत जो है किसी के लिए वह काम करे जो काम किसी और के भूते का न हो। आरएसएस जेएनपीसी के लिए वो काम करती है जो और किसी के भूते का नहीं है। जो ये जेएनपीसी 70 सालों तक जो है सत्ता में आसीन रही, उसमें मुख्य कारण रहा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का वोट बैंक के रूप में शोषण। और इस पहलू को कोई भी गंभीरता से विचार करेगा तो जरूर वो देख पाएगा कि इसमें सिर्फ भूमिका रही है इसी आरएसएस की। तो इतनी खतरनाक देश विरोधी, देश के अभिशाप ताकत को सत्ता में बिठाने का
जड़ में यदि कोई है तो आरएसएस है, जिसने हिंदू राष्ट्र की बात बोल करके पूरे समाज, पूरे उस समुदाय को, यानी भारतीय माने ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को दहशत में, भ्रम में डाल दिया। और उस दहशत और भ्रम को ये जो जीएनपीसी के जो एजेंट हैं, यानी जो कट्टरवादी तत्व हैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, जो जीएनपीसी के एजेंट हैं, जो कट्टरवादी कुछ मुल्ला कठमुल्ले, उन्होंने इस दहशत को और बढ़ाया कि हाँ, यदि ये सही कह रहा है आरएसएस, ये हिंदू राष्ट्र है, हमारा इस्लाम खतरे में पड़ जाएगा, आपका धर्म ही नहीं बचेगा। और फिर इसके बाद फिर जीएनपीसी आके कूद पड़ी कि हाँ, यदि ये बीजेपी वाले रहेंगे, आरएसएस वाले रहेंगे, तो ये यदि हिंदू राष्ट्र नहीं भी है तो ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे। आप हमारे पास आइए, मेरी झोली में गिरिए, मेरा वोट बैंक बनिए, हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। इस तरह से उनका मानसिक शोषण हुआ हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का इतने सालों तक। और इसको सब बोलते रहे कि तुष्टीकरण 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 कुछ नहीं है, शोषण है। और यह हकीकत तो बाद में आई ना कि उसका एक कद्दावर नेता कहता है कि ये मुसलमान यदि गटर में रहें तो उसी में पड़े रहें, उस गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की थोड़ी है। और इसी जीएनपीसी का एक नेता कहता है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। और फिर और तो सच्चर कमेटी, राजेंद्र सच्चर की जो दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था, तो उसे रिटायर होने के बाद उसी की अध्यक्षता में इसी जीएनपीसी वालों ने एक समिति बनाई, कमेटी बनाई। उसकी रिपोर्ट जरा देखिए। वो रिपोर्ट कहती है कि इन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की हालत जो है, यानी सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार, सबसे अशिक्षित, यहाँ तक कि अनुसूचित जात कहे जाने वाले पिछड़े भारतीय भाई बहनों से भी बदतर। ये आईना उसी जीएनपीसी के लिए है। और ये आईना अभी भी उन इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के उन अभी तत्वों से है, लोगों से है, जो अभी भी उसी जीएनपीसी के मोह जाल में अभी भी पड़े हुए, फंसे हुए हैं। तो ये सब हकीकतें हैं बताने को, लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है सभी भारतीय भाई बहनों से कि कोई अपने को ठाकुर ब्राह्मण राजभर न समझे। सभी लोग भारतीय हैं, सब लोग साथ में आए, सब लोग मैंने बिल्कुल मिल करके, गले लगा करके, और जो देश विरोधी ताकत है जीएनपीसी, वामदल और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं, जैसे ये सपा है, बसपा है, और भी जो संगठन डीएमके, एडीएमके, शिवसेना और आरजेडी, टीएमसी, ये सब उसके डेरिवेटिव्स हैं, उसकी उपज हैं, उसकी शाखाएं हैं। उनको भी उसी तरह से नष्ट में नाबूद करना है मतपेटी पर। इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। और बाकी काम, बाकी जिम्मेदारी भारतीय आवाम ताकत दल की है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक, देखिए रोज़ ये कुछ न कुछ लंबा हो जाता है, हम इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो खैर इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।